सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साथियों, यहाँ पे मैंने क्लास 10th का जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है, 25 फेब को आपको पेपर लगा है। और यहाँ पे मैं एमसीक्यूज सॉल्व कराने वाला हूँ आपका 2024 के। तो 2024 के सभी एमसीक्यूज, 2024 2023 के सभी एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। और आपको ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, जो आपको 25 तारीख के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज हिंदी माध्यम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। और यहाँ पे मैं सारे एमसीक्यूज आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। पेपर को उसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है। और यहाँ पे आपके सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अब हम सीधे आएंगे खंड का, जिसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित थे? क्या वो समाजवादी से थे, उदारवादी से थे, रूमानी से थे, या फिर मार्क्सवादी से थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूमानी। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है बच्चों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कहता है? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और इसका कारण लिखा है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। विकल्प क्या कह रहा है? तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो आपका असर्शन और रीजन है, एक दूसरे का असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन में गठन हुआ था। इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, इसलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे का तो देखिए कालानुक्रम के आधार पर हमें ये विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि पहला, कुस्तुनतुनिया की संधि, हाब्सबर्ग का हंगरी का स्वायत्तता प्रदान करना, बाल्कन संघर्ष, नेपोलियन की नागरिक संहिता। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई है। हाब्सबर्ग का हंगरी का स्वायत्तता प्रदान करना, ये 1867 की घटना है। बाल्कन संघर्ष 1912 से 13 में हुआ है। और नेपोलियन की नागरिक संहिता 1804 में हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो सबसे पहले 1804 की हुई है। तो आप पहला नंबर पे ये हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी घटना हो गई? तो दूसरे नंबर पे सेकंड वाला, दूसरे नंबर पे 1832 वाला हो गया, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फोर्थ है, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कालानुक्रम अनुसार ऐसा ही होगा। फिर आएंगे बच्चों यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जोड़ा यहाँ पे हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ज्योतिबा फूले आमार जीवन, ये तो गलत है। सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं, ये भी सही है, ये जोड़ा बिल्कुल सही है। फिर है रास सुंदर देवी गुलामगिरी, ये गलत है। काशी बाबा, तो काशी बाबा छोटे बड़े सवाल, ये भी सही है। तो देखिए अगर बच्चे ने बी ऑप्शन चूज किया या फिर डी चूज किया, दोनों पे ही आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जोड़े सही हैं। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे, पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक खनिज है, और यहाँ पे लिख रखा आध्यात्मिक खनिज हमने लिख दिया अभ्रक। तो ऊर्जा खनिज यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो ऊर्जा खनिज में यहाँ पे प्राकृतिक गैस भरा जाएगा। ऊर्जा खनिज क्या है अभी बच्चों? प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? प्राकृतिक गैस। फिर छठे प्रश्न की तरफ आएंगे। छठा प्रश्न है, मृदा की निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से मृदा की पहचान कीजिए। यह विस्तृत रूप में फैली हुई महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तरी मैदान इससे बना है। इससे रेत, शिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। तो ये किसकी बात कह रहा है? कौन सी मृदा की बात है? तो ये जलोढ़ मृदा की है, क्योंकि यहाँ पे यह विस्तृत रूप से फैली हुई महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तरी मैदान इससे बना है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। इसमें रेत, शिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई ये मृदा है। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे हम सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या? स्तंभ का मिलान, फर्स्ट स्तंभ प्रथम का स्तंभ द्वितीय से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए सातवें का हम जाएंगे, पहले का गेहूं। तो गेहूं क्या है? एक खाद्य फसल है, खाने वाली फसल है। रागी की बात करें तो रागी क्या है? मोटा अनाज है।
चाय क्या है? तो ये एक पेय फसल है, चाय एक पेय फसल है। और मक्का क्या है? खाद्यान्न और चारा फसल है। तो यहाँ पे देखिए किससे मैच कर रहा है, पहले का सी, और पहले का सी दो में है, तो ए और डी तो अपने आप ही गलत हो गया, कैंसिलेशन लॉस है। ठीक है, अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं, दूसरे का ए है, तो पहले का सी और दूसरे का ए, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आएंगे, 8वें प्रश्न में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से भारतीय संविधान में उल्लिखित सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, क्या करना है भाई? भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, बिल्कुल बात सही है। भारत में किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है, ये भी बात सही है। तो ये जो है भारतीय संविधान में, इसके लिए कौन सा सही शब्द उल्लिखित किया गया है, उस शब्द का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो बिल्कुल पंथ निरपेक्ष। अब ये भी देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल एमसीक्यूज के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों। मैं यहाँ को आपको 4-5 सेट करवा दूँ तो सारे क्वेश्चन यहाँ फंस जाएंगे। तो पंथ निरपेक्ष बात कही गई। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, और भारत में किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को का पालन और प्रचार कर सकते हैं। 9वां प्रश्न क्या है भाई? 9वें प्रश्न की तरफ यहाँ पे हम जाएंगे बच्चों। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे सुमेलित जोड़ा फिर से आपको पता करना है। तो संघ सूची का विषय, तो संघ सूची का विषय क्या है भाई? संचार है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन सही है। फिर राज्य सूची का विषय क्या? शिक्षा है, तो गलत है। समवर्ती सूची का विषय क्या है? तो गोद लेना है, बिल्कुल ये भी सही है। और बाकी बच्चे विषय विवाह, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए और सी ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो रहा है? ए और सी दोनों ही करेक्ट है, और दोनों में से कोई भी आंसर आप चूज करोगे आपको नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ए और सी दोनों ही यहाँ पे ये विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है कि बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व वाली अलग सरकार है। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मित्रों की समान संख्या है। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। बहुसंख्या परिस्थिति के तहत बेल्जियम में कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाली बात तो सही है, ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व वाली अलग सरकार है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ सेकंड की बात करें कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या है, तो ये भी बात सही है। फिर तीसरी है सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ये आप कुछ देश दे रखे, इसमें से आपको एक दलीय व्यवस्था किस देश में है ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऐसा किस में है? ऐसा चाइना में ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक दलीय व्यवस्था कहाँ है? चाइना में है। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे, 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है? लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन, वंशानुगत मानदंडों का शासन, वंशानुगत मानदंडों का शासन, स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, सैन्य प्रमुखों का शासन। तो स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, बिल्कुल 12वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? क्या हरियाणा है, राजस्थानी है, गढ़वाली है, या फिर उड़िया है? तो 13वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन शामिल है? तो उड़िया शामिल है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विकल्प का चयन कीजिए। साक्षरता दर वर्ष और उससे अधिक आयु लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात है, तो बिल्कुल 7 वर्ष और उससे अधिक आयु लोगों के साक्षर और जनसंख्या का अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 4 परिवार चारों की साप्ताहिक, देखिए भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इतनी 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 है, तो मोहल्ले की साप्ताहिक औसत आयु क्या होगी? 1 2 3 4 को ऐड करो और फिर 2 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आपका औसत निकल के आ जाएगा, और इसका औसत कितना होगा? 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र दर्जी, द्वितीयक क्षेत्र मछुआरा, प्राथमिक क्षेत्र दर्जी, द्वितीयक क्षेत्र मछुआरा, तृतीयक क्षेत्र अंतरिक्ष यात्री और प्राथमिक क्षेत्र कोरियर। तो देखिए तृतीयक क्षेत्र अंतरिक्ष सही, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है? तो एस्ट्रोनॉट आते हैं, ऑप्शन नंबर सही होगा तृतीय क्षेत्र अंतरिक्ष यात्री। फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए चित्र में होने वाले कार्य में निम्नलिखित
किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो क्या ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत है, या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पे देखिए ये भट्ठे से जो ईंट होता है ना, ईंट बना करके जो पकाया जाता है, वो वाला काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये बेसिकली असंगठित क्षेत्र का काम है, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए विजुअल निम्नलिखित केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, अगर इमेज वाला उनको क्लियर नहीं हो रहा है तो दृष्टिबाधित वालों के लिए 17 के स्थान पर एक नया क्वेश्चन बना के दिया है। निम्नलिखित में कौन सा उद्यम संगठित क्षेत्र से संबंधित है, निम्नलिखित में कौन सा उद्यम संगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। संगठित क्षेत्र में कौन आती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। ये आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर 18वें की तरफ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। कौन सा बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य है। तो बिल्कुल 18वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आर्थिक विकास का समर्थन करना, आर्थिक विकास का समर्थन करना। फिर बच्चे यहाँ 19वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वैश्वीकरण के निम्नलिखित पहलुओं को उनके विवरण के साथ मिलाइए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले का क्या होगा, तो पहला है प्रौद्योगिकी उन्नति। तो प्रौद्योगिकी उन्नति किससे संबंधित है, उत्पादन, सूचना और संचार में नवाचार करना, ठीक है। फिर देखिए व्यापारिक उदारीकरण, तो व्यापार का प्रतिबंध हटाना। सांस्कृतिक आदान प्रदान किससे संबंधित है, तीसरा, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, विचारों, मूल्यों और परंपराओं का आदान प्रदान। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो ये किससे संबंधित है, चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में कार्यरत कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में कार्यरत कंपनियां, ठीक है। तो चौथे का कितना हो जाएगा, कई देशों में कार्यरत कंपनियां। अब देखिए यहाँ पे चूज कर लेंगे कि फर्स्ट का सी है, पहले का सी है, फर्स्ट का सी है, 19वां है, तो पहला का हमने क्या मिलाया है, सी। तो पहले का सी तो बी वाले में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचक BMI के मूल्यांकन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या रक्तचाप का आंकलन करते हैं, रक्त शर्करा स्तर का आंकलन करते हैं, तो ये दोनों ही गलत है। शरीर की संरचना का आंकलन करते हैं, BMI में बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसमें हम शरीर की संरचना का आंकलन करते हैं। अल्प पोषण का आंकलन, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराए हैं और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक ही मैं दोनों वीडियो नहीं डालूंगा, वैसे मैं इंग्लिश का भी यहाँ बता सकता हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश अलग अलग ही डाल रहा हूँ, तो हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग। इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश में भी अभी शूट करके मैं बता दूंगा इसका उत्तर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।